नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को इस बारे में पूरी जानकारी है और अखबारों की सुर्खियों में और तमाम टेलीविजन चैनल्स पर आपने रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के पटल पर दूसरे सांसद साथी दानिश अली को गालियां दी और धर्म विशेष की आड़ में उन पर टिप्पणियां की, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने उसकी निंदा की, तमाम प्रवक्ताओं ने, और उनको शो का नोटिस भी दिया गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। खुद दानिश अली ने उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर के यहाँ प्रिविलेज का नोटिस दिया है और उस पर भी कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा मुझे यकीन है। लेकिन एक अजीबोगरीब चीज दिखाई पड़ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये दिखाई पड़ रहा है कि जहां पूरी दुनिया में खुलकर लोग जिस भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने किया दानिश अली के खिलाफ, उसकी निंदा हो रही है, उसकी भर्त्सना की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक तरीके से उनको हीरो की तरीके से पेश किया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक्स यानी ट्विटर पे रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद का हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहा था, सुबह से देर शाम तक भी ट्रेंड कर रहा था और उसमें तकरीबन 45,000 से ज्यादा ट्वीट इस हैशटैग के साथ चल रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रमेश बिधूड़ी की आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन हीरो बनाने वालों की संख्या बहुत है। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर वो जो वीडियो है, वो जो तस्वीर है, उसको स्क्रीन पर लाएं। इसके साथ साथ निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और संसद में अक्सर आप उनको बोलते हुए सुनते हैं, उन्होंने भी एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है अपने ट्वीट में और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि दरअसल दानिश अली जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दानिश अली अक्सर बैठे बैठे टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, रनिंग कमेंट्री करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि निशिकांत दुबे का भी जो ट्वीट है वो स्क्रीन पे लाया जाए और फिर हम आपको बताते हैं कि दरअसल जिस ट्वीट के बारे में और जिस थ्रेड के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें उनको हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। उस वीडियो को, उस ट्वीट को भी स्क्रीन पर लाया जाए। जो वो मतलब कहने की कोशिश ये की जा रही है कि ये जो रमेश बिधूड़ी हैं, इन्होंने जिस तरीके से दानिश अली पर हमला किया है उसकी सराहना कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो ट्वीट अगर आप दिखा सके निखिल तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो थोड़ी देर पहले आपने मुझे दिखाया था, जिसमें वो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो हीरो है या विलन, हमारा हीरो रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद और रहेगा। उस ट्वीट को अगर आप दिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने इसके बाद का एक ट्वीट है, ये बिल्कुल, ये देखिए, हमारा हीरो रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद और रहेगा। अब रमेश बिधूड़ी के लोग हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सनातन धर्म के एक बड़े प्रवक्ता के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ऐसा क्यों है, किस लिए, इसके पीछे का कारण क्या है, जिसके हर आदमी भर्त्सना कर रहा है, उसको हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त दिलीप चेरियन साहब मौजूद है, राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद है, शीतल पी सिंह है, करण वर्मा है और अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शीतल, आप सोशल मीडिया पर बहुत नजर रखते हैं। ये जो ट्रेंड सुबह से करा रहे हैं रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, ये क्या सिर्फ ट्विटर पे भी है या दूसरे और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी है? देखिए, ट्विटर पे रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद ही नहीं हो रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके बारे में भी एक ट्रेंड चल रहा है।
और उसे भी जिंदाबाद कहा जा रहा है कि उसने किसी खालिस्तानी की वहाँ हत्या करा दी है और उसने उसका श्रेय लिया है। हम ऐसे समाज में हाल में बदले हैं। हमने बहुत समस्याएं रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं नहीं थी, लेकिन हाल में हम ऐसे समाज में बदले हैं जहाँ संवाद की जगह हिंसा ले रही है, चाहे वो शब्दों के जरिए हम उसे व्यक्त करें या फिर सचमुच में हिंसा करके व्यक्त करें। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले की ही खबर है कि एक पुलिस के सिपाही ने या उससे बड़े पद पे था वो, उसने एक ट्रेन में लोगों को पहचान के 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोली मार दी थी और नारे-वारे लगवा रहा था उनसे। अ, इस तरह की और इंडिविजुअल हिंसा हम लोगों ने पिछले सालों में बहुत देखी है, जिसमें किसी को पहचान के आधार पर भीड़ ने कोई आरोप लगा के पीट के मार दिया। और हमने इसमें ज़्यादातर पाया है कि शिकार होने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के रहे हैं। हम अभी जो कनाडा और भारत के बीच एक तनाव हुआ है, उसमें अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, तो आप देख रहे हैं सिखों के विरुद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पर सिख हमारे देश की एक प्रमुख अल्पसंख्यक आबादी है। एक राज्य में उनकी बहुसंख्या भी है। हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन में और हमारे देश की पूरी भूमिका में मतलब आप उनके बिना कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आप बहुत घृणा की पूरी फ़हरिस्त देखें, हमारे समाज में ये हो रहा है ये कि हम उसे बहुत हिंसक बनाते जा रहे हैं और हिंसा को हम स्वीकार्यता बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब वो रिफ्लेक्शन फिर आप रोक नहीं सकते उसे, क्योंकि जब आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य किसी चुनाव में एक सांसद के बगल में खड़े होकर ये नारे लगाएं, गोली मारो फलाना फलाना, और उस पे भीड़ एक ताली बजा रही हो और इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने हो रही हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग भी ऐसा नहीं करते। अभी हरियाणा में कांग्रेस के कोई अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐसे ही मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, शायद प्रधानमंत्री जी के लिए और किसी अन्य के लिए, जो मतलब वो सब भी वही सब कह रहा है। तो मेरा कहना ये है कि समाज में पिछले वर्षों में खासकर हम जिस राजनीतिक कल्चर का डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो न सिर्फ देश में विभिन्न समुदायों के बीच और विभिन्न मुद्दों पर हिंसा की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, हिंसा करता हुआ नजर आता है, हिंसा में शामिल नजर आता है। और उसमें गड़बड़ी ये हो रही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको इस सब चीजों को एड्रेस करना चाहिए, वो कभी इन चीजों पर कुछ भी नहीं बोलते। ये वो दरअसल किसी मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलते, बहुत चुनिंदा मुद्दों पर वो बोलते हैं। तो उससे जो है इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, इनको बढ़ते रहने दिया जा रहा है और फिर वो उस स्थिति में पहुंच गई है कि रमेश विधुड़ी जिंदाबाद का आप देख रहे हैं हैशटैग चल रहा है। आपकी आवाज बंद है। आपकी आवाज सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि एक एबरेशन हो सकता है, वहां एक ऐसा तबका है जिसको इन सब चीजों में शायद अच्छा भी लगता हो, मजा भी आता हो। लेकिन जो ट्विटर पे है, क्या वही चीज आपने फेसबुक पर भी देखी है? क्या आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर भी देखी है? और वहां पे किस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, वो सभी जगह है। जिन लोगों को इस तरह की चीजों का समर्थन करना है, वो ऐसा नहीं कि ट्विटर पे करके रुक जाते हैं, नहीं, वो सब जगह करते हैं, उनके तर्क उसी तरह से हैं। और वो इस तरह की घटनाओं के बहुत सारे लोग तो जो ओप इंडिया चलाने वाले सज्जन हैं, वो तो परिभाषित कर रहे थे कि ये गाली है ही नहीं है। एक चैनल चलाते हैं सुदर्शन टीवी, जो उसके एडिटर इन चीफ या क्या है, उन्होंने बताया इसमें क्या गलत है, ये कौन सी, इसमें गाली कहाँ है। मतलब इस तरह की भी बात है कि जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो जी जी। उसकी डिफेंस में आप इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े चेहरों को और समाज में प्रतिष्ठित लोगों को इस तरह से पाते हैं कि उन्हीं सबसे ये स्थिति बनती चली जा रही है कि इस तरह की हिंसा को, वो चाहे जी शब्दों के जरिए की जाए या हथियारों के जरिए की जाए, उनको समर्थन देने वाली एक बहुत बड़ी बात खड़ी हो गई है। सही जी बिल्कुल ठहराने वाली, हर गलत चीज को सही ठहराने वाले, तर्क देने वालों की एक बड़ी बात खड़ी है और बिल्कुल। उसने पूरे समाज को बहुत खतरे में डाल दिया है। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई। शीतल जी, जो बात आपने कही, राहुल जी,
शीतल जी ने एक बात कही कि कहीं दोनों तरफ एक जैसी है, एक जैसी स्थिति पैदा हो रही है। जो चीज सार्वजनिक शर्म का हिस्सा है, जिसको लोग अभी तक सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते थे, जिसकी सार्वजनिक तौर पर जिसको निंदा करते थे, और वो चीज अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक तौर पर अगर जस्ट का प्रश्न बन जाए, जस्टिफिकेशन का प्रश्न बन जाए, उसको सही ठहराने की प्रश्न बन जाए, तो क्या हम दो दुनिया में रह रहे हैं? क्या एक दुनिया वो है जो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती, दूसरी वो जो वर्चुअल दुनिया है जहां कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं? राहुल जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष, हम जिसको वर्चुअल दुनिया कह रहे हैं, आभासी दुनिया, वो उतनी आभासी नहीं है। आभासी का मतलब नकली नहीं है। जो अभी विधूड़ी ने किया है या हम जो देख रहे हैं, वो एक भाषा एक ही है, एक ही परिघटना या फिनोमिनन है। वो अब तक पहले सड़कों पर था, सड़कों से वो भाषा सोशल मीडिया पे पहुंची और अब सड़क और सोशल मीडिया से चलकर संसद में पहुंच गई है। न ये शब्द नए हैं, न ये गालियां नई हैं। ये बरसों से 25-30 साल से और उससे भी पहले जा सकते हैं, एक मुसलमानों के लिए खास तौर पे एक तरह से आरक्षित किए गई गालियां हैं, जो बरसों, हम तो बचपन से, आपने भी, हम लोगों ने बचपन से ही गालियां सुनी हुई हैं अधिकांश। लेकिन अब उनको एक नई प्रतिष्ठा मिल गई है और अब वो जो पहले हम जिनको गली के गुंडों की भाषा, दफंगों की भाषा, अनपढ़ों की भाषा, असभ्यों की भाषा कहते थे, वो अब सभ्यों की, शिक्षितों की और समृद्ध लोगों की भाषा और भाव बन गए हैं। वो भाव आपको दक्षिण दिल्ली के केवल सांसद ही नहीं, आपको दक्षिण दिल्ली के सबसे अमीर तथाकथित सुसंस्कृत घरों में, तथाकथित पौष लोगों में, ऊंचे समाज के लोगों में भी वो भाव, और वो ज्यादा अनौपचारिक आपसे होंगे तो वो शब्द भी मिल जाएंगे। तो ये एक घृणा का और असभ्यता का, मैं कहूँगा कि वो संपन्नीकरण हुआ है, एलिटाइजेशन हुआ है। एलीट ने भी इसको अपना लिया। अभिज्ञान, आप अपने को म्यूट कर लेंगे क्या, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस आ रहा है? और हाँ जी जी, धन्यवाद। अब इसका पक्ष ये है कि अभी तक हम लोग जब बड़े हुए हैं तो ऐसी बात सुनने पर कोई बुजुर्ग था जो डांट देता था इन बच्चों को, और हम भी उनसे कई बार लड़ जाते थे कि ये तरह की गालियां मत बोलो। लेकिन अब कोई डांटने वाला बचा नहीं है, और जो एक सामाजिक परिघटना है वो केवल एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोगों तक सीमित रहेगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये गाली गलौज तो हर वर्ग के लोगों में पहले से रहा है, हर राजनीतिक विचारधारा के लोगों में रहा है। वो एक वर्गीय समस्या है, राजनीतिक उतनी नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक विचारधारा ने चूंकि असभ्यता और गालियों के साथ, अमर्यादित भाषा के साथ एक समुदाय के लिए, धर्म के लिए घृणा को भी उसमें जोड़ दिया है, तो अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं, धार्मिक घृणा और अमर्यादित असभ्य भाषा का इस्तेमाल। वो किसी भी विरोधी के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साथ जब धार्मिक घृणा जुड़ जाती है तो ये दो चीजें मिलकर एक बहुत विस्फोटक, मैं कहूंगा, बारूद बन गई है। और वो, लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं था कि वो संसद में इस तरह से पहुंचेगी। ये जो नई बात है, और उस पर जो उनको सजा, तथाकथित सजा तो खैर मिली ही नहीं अभी, लेकिन जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा है, केवल उनको एक चेतावनी दे दी है, ये तो उसके ऊपर जैसे कि नकारात्मक रूप से सोने पे सुहागा है। और इस पे कोई, अभी हमने देखा पिछले सत्र में इससे कहीं छोटी गलतियों और अपराधों के लिए 5 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। उस पर काफी उस समय भी विवाद हुआ था। यह तो निलंबन से भी आगे की बात है मेरी दृष्टि में, कम से कम। इस पर सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है। अभी अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया था सारे पुलिस अधिकारियों को, सारे राज्यों में, सब लोगों को, कि हेट स्पीच जहां भी हो, बिना एफआईआर का या शिकायत का इंतजार कीजिए, तुरंत सुमोटो एक्शन लीजिए। किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। और जो अधिकारी ऐसा नहीं करेगा पुलिस में, उसको ये अदालत की अवमानना माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन अब सदन के भीतर किया गया कोई काम, उसके लिए उस पर आईपीसी लागू नहीं किया जा सकता है, कि समस्या है।
लेकिन कम से कम हम जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे हम ये उम्मीद तो करते हैं कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया और सजा दें। ये तो अद्भुत लक्षण है, ये ऐतिहासिक है, और ये मैं कहूंगा कि भारतीय पूरे लोकतंत्र को कलंकित किया है, भारतीय संसद के इतिहास को इस एक घटना ने कलंकित किया है। दिलीप, जो बात रमेश बिधूड़ी ने कही है, कहीं से भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कहीं से? अनम्यूट। कोई भी तरह से उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। उसको कंडेम करना एक यूनिवर्सल ड्यूटी है मेरे मानने में। पर मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो कि आपने कहा कि रमेश बिधूरी के जो पक्ष में 45,000 ट्वीट्स आए हैं, वो कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि इन चीजों के लिए डेडिकेटेड ट्रोल आर्मीज बैठे हैं और उनके लिए 45,000 एक दिन में कुछ भी नहीं है। एक दूसरी चीज, राहुल जी ने अभी कहा कि ये जो भाषा जो है सड़क से भी, गटर से भी नीचे होके जो अब संसद में आया, ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम आजकल किस तरह के लोगों को चुन के भेजते हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम जो सिटीजन्स हैं, हम बिना स्क्रीनिंग के लोगों को भेज रहे हैं संसद में बैठने के लिए, और उनका तो भाषा इसी तरह का ही एक्सपेक्ट करना उचित होगा, क्योंकि ये पूरा कंटेम्प्टेबल है, बिलो एनी क्वालिटी है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसका एक पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है। उस पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन के वजह से ही ये किया जा रहा है। और ये 2 या 3 तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक तो किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने का, दूसरी चीज आपको इस हिंसा को हार्नेस करके वोट्स के लिए, और तीसरा सबसे डेंजरस ये है कि ये रमेश बिधूरी का इलेक्शन टिकट का एप्लीकेशन भी था। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक हम ये नहीं देखते हैं, ये प्रोसेस हमें समझने, जैसे कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझो, तो इसमें एक क्रोनोलॉजी है, और इस क्रोनोलॉजी भी बहुत डेंजरस और बहुत ऑब्वियस है, और हमें इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अभिज्ञान क्या इसके लिए सिर्फ रमेश बिधूड़ी को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि कुछ साल पहले की बात है जब अनुराग ठाकुर ने, जो जिस ओर अभी शीतल जी ने इशारा किया, खुलेआम एक तरीके से कहा डैश डैश डैश, मतलब गोली मारो डैश 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 की बात की थी। और उसके बाद उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बाद में कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, आज की तारीख में कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन भी है। और ये उसी दौरान एक और सांसद थे दिल्ली के, जिन्होंने कहा था कि घर में घुस के क्या क्या करेंगे लोग। तो ये जो टिप्पणियां हैं, क्या सिर्फ बीजेपी को ही मतलब रमेश बिधूड़ी को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, या उस पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिस पार्टी ने दरअसल इन लोगों को टिकट दिया, या जो इनका प्रमोशन कर रही है? करण, आप बोलना चाहेंगे इस पे? जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी, इनकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, ये कल भी मैंने बोला, आज भी मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट रमेश बिधूरी को मिल रहा है। दिलीप जी ने जो बात कही 45,000 ट्वीट, वो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति 6,80,000 वोट्स लेकर जीता हो अपना चुनाव, उसका इतना सपोर्ट बेस होता है कि 45-50 हजार ट्वीट्स वो करा ले। और जब तक पॉलिटिक्स में वेस्टेड इंटरेस्ट चलते रहेंगे आशुतोष जी, मोरालिटी विल टेक अ बैक सीट। इनके कई चेले चपाटे होंगे जिनको इनसे काम होगा, उनको इनसे काम होगा, इनको इनसे काम होगा। वो चेले चपाटे ये नहीं सोचते इन्होंने गलत काम किया, उनको अपने कामों का मतलब होता है, इनकी आपसी रिलेशनशिप्स होती है, जिसके कारण ये ट्रोल आर्मीज मार्शल करी जाती है। तो ये तो रही इसकी बात। अब क्या इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, रमेश बिधूरी है, एक साइड है? मेरा मानना है आशुतोष जी, दोनों साइड्स इसकी जिम्मेदार है, और हम एज अ सोसाइटी इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वी गेट व्हाट वी डिजर्व इन पॉलिटिक्स, ये मेरा बहुत मानना है। आज जो व्यक्ति विवादास्पद बात कर देता है, गाली गलौज कर देता है, अनफॉर्चुनेटली
उसे कमाल की ट्रैक्शन मिल जाती है टीआरपीज में और ट्विटर पे और हर जगह। एंड एवरीथिंग ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स कॉमर्स आज की डेट में। लोग कहते हैं अरे ये तो विनेबल कैंडिडेट है, अरे इसको तो ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो टीवी पे भी, ये तो ही इज गेटिंग द आईबॉल्स। तो जब तक हम फिक्सेटेड रहेंगे विद आईबॉल्स, विद वोट्स, विद टीआरपीज, हमें इस तरह के इमोरल लोग मिलते रहेंगे जो घटिया टिप्पणी करें। हमें एज ए सोसाइटी ये करना होगा कि भाई वोट्स गए किनारे, टीआरपीज गए किनारे, वी विल स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। अनफॉर्चुनेटली आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में जहां एक तरफ लेफ्ट इकोसिस्टम की वाणी एम्पलीफाई हो जाती है सोशल मीडिया में, एक तरफ राइट की हो जाती है, इट हैज बिकम अ मैड कंपेटिटिव वर्ल्ड जहां पे दोनों साइड की आर्मीज आर एक्टिवेटेड 24/7। इसमें मोरालिटी के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं रहा है। पर मैं एक बात कहूंगा आशुतोष जी, कल मैं आपकी चैनल पे आया और मैंने कहा ये बहुत गलत किया। मुझे जनरली माना जाता है कि मैं राइट की तरफ लीनिंग हूं, मैं 2-3 डिबेट्स में ऑलमोस्ट डेली आता हूं, तब भी मुझे आपकी चैनल पे कमेंट्स में इस कदर ट्रोल किया गया, जबकि आई डिड नॉट मिस एनी वर्ड्स इन सेइंग कि रमेश बिदूरी ने जो कहा वो बहुत ही गलत है। तो मेरा ये मानना है सर, दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आकर ये बात कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडिंग कि ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तो दूसरी साइड को भी उसकी ओर एक्सेप्टिंग होना चाहिए। जब तक हम दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे, टिल सेंट्रिस्ट्स डोंट हैव अ वॉइस और हम लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड रहेंगे, वी विल नॉट हैव पीस। वी विल कीप हैविंग सच डेज रिपीटेडली। कभी इस साइड से कोई ओवैसी बोलेगा, कभी इस साइड से कोई रमेश बिदूरी बोलेगा। यहाँ की साइड के लोगों को यहाँ की गंदी गाली को कंडेम करना चाहिए और यहाँ की साइड पे अगर मुझे मानते हैं राइट लीनिंग साइड, मुझे भी अनइक्विवोकली कंडेम करना चाहिए, जो कि कल मैंने कम से कम 3 शोज पे किया। रतन शारदा जी एक आरएसएस की प्रोमिनेंट वॉइस है टेलीविजन पे, उन्होंने बड़े क्लियरली कंडेम किया, मिंसिंग नो वर्ड्स। बट हमारी अपेक्षा यह रहती है जब उधर से भी अगर कोई ऐसी बात करे तो वहां पे भी कंडेमनेशन होना चाहिए। तो ये एक जस्टिफाइड डिमांड है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड इन टुडेज डे। बट करण, एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगा कि करण, आपने भी कल बहुत ईमानदारी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ आपने कंडेम किया था। लेकिन आज जब मैं निशिकांत दुबे का जो ट्वीट देखता हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब वो एक हल्का सा ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, मैं दानिश अली की भी आलोचना होनी चाहिए। मेरा कहना है कि आप उस बात को कहिए, लेकिन आज ये वक्त कहने का नहीं, क्योंकि अगर आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप दरअसल आप दानिश अली को भी जिम्मेदार ठहरा रहे, वो थोड़ी सी वाटोबाटरी हो जाती है। क्या ये एक बड़ी समस्या हो गई कि हम बात करते हैं आम की और थोड़ी देर बाद बातचीत इमली पे चली जाती है, फिर सारी बातचीत आम से हट के इमली पे होती है और पूरी डिस्कशन वहां पे खत्म हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या है। और क्या आपको लगता है निशिकांत दुबे ने दरअसल वो ट्विस्ट देने की कोशिश की थी, और जब उन जैसा आदमी जब ट्विस्ट देता है तो सोशल मीडिया आर्मी को एक मौका मिल जाता है, जस्टिफिकेशन मिल जाता है। निशिकांत दुबे ने जो अपना ट्वीट किया उसकी पहली 3 पंक्तियों में तो उन्होंने अनएम्बिगुअसली उसकी बुराई करी, पहली 3 लाइनों में। उसके बाद आपने बात बिल्कुल सही कही। वो असल में सर होता क्या है, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स ऐसी है कि ऐसा लगता है आज दूसरी साइड का इकोसिस्टम जीत रहा है। वो बोले जा रहे हैं, आज तो हमारा पलड़ा भारी हो रहा है। फिर ऊपर से आदेश आता है कि भाई कुछ निकालो उधर का भी, अगर ऐसे हारने लग गए तो वी विल लूज दिस बैटल ऑफ नैरेटिव्स। तो वहां पे फिर एक कंपल्शन इनको भी आता है कि भाई चलो कुछ खोद के निकालते हैं, इन्होंने क्या क्या काले कारनामे किए हुए हैं। तो दिस इज कंपेटिटिव पॉलिटिक्स जो मैंने आपसे कहा। जब तक ये कंपटीशन नहीं हटेगा, 24/7 ट्विटर पे स्पेसेस पे बहस होती रहती है, रात को 2-2 बजे तक बहस होती रहती है। तो इस कदर मैंने कभी सोचा नहीं था, फिल्म्स और सब पीछे रह गए आज की डेट में। जो नैरेटिव्स की वॉर चल रही है उसने सबको सुपरसीड कर दिया, एंड नोबडी वांट्स टू लूज इन दिस। टिल दिस इज ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, द नेशन विल लूज। ये मेरा साफ कहना है। वी हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड सेंट्रिस्ट शुड हैव अ वॉइस। दैट इज व्हाट आई बिलीव। शीतल जी, जो जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया वाकई वो नैरेटिव एस्टैब्लिश करता है कि आपको चुनाव में जीत करा सके, या ये भी अपने आप में एक फार्स है, या अपने आप में एक धोखा है? कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके ट्रेंड करा लेंगे, ये बात सच है, बट क्या लार्जर पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर पाएंगे? और क्या इसके आधार पर आप चुनाव जीत पाएंगे? और क्या जो बात रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, क्या वो एक लार्जर नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है, चुनाव जीतने का तरीका हो सकता है? अनम्यूट शीतल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, ये नए टूल्स हैं और पिछले दशक में इनका प्रयोग बहुत बढ़ा है, बल्कि 1.5 दशक में। और इस बारे में बहुत सारे अध्ययन हैं कि ये सही है कि इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये अब बहुत से विद्वान दुनिया में मानते ही हैं कि आज के युग में
तकनीक के इस विकास के और इस तरह के विकास के चलते कंसेंट मैन्युफैक्चर की जा सकती है। कंसेंट किसी के पास अपनी नहीं होती, उसे विभिन्न माध्यमों से अगर प्रभावित किया जाए तो ये संभव है कि वो प्रभावित हो जाती है, ये माना जाता है। इसलिए ये तो बिल्कुल स्वीकार करिए कि इस बारे में बहुत सारे अध्ययन हैं जो यही कहते हैं कि यस, इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसीलिए अब देखिए, पहले सभी पार्टियों के पास आईटी सेल जैसी चीज नहीं होती थी। अब हर पार्टी के लिए ये बहुत जिम्मेदार, बहुत जरूरी चीज है। सबके पास आईटी सेल है, सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, सब अपने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे आने की दौड़ है। अभी व्हाट्सएप ने जब अपना इस तरह का पेज शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी पहले आए, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी आए, अरविंद केजरीवाल आ गए, उनके सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसका प्रचार कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ज्यादातर लोग ज्वाइन करें। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन मैं उस बात पर फिर से लौटना चाहता हूँ। समस्या ये है कि वो तो एक चीज हो गई। देखिए, किसी भी घर में या किसी समाज में या किसी देश में जो अगुआ जिस समय होता है, कुछ जिम्मेदारियां उस पर आयद हो जाती है। ऐसी किसी परिस्थिति में उसे आके सामने के स्टैंड लेना होता है, उसे कहना होता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। अगर हम ये पाते हैं, हमारी समस्या ये हो गई है कि पिछले 10 वर्षों में करीब करीब इस तरह की भूमिका नेतृत्व ने एकदम त्याग दी है, क्योंकि उसने जवाबदेही त्याग दी है। कोई कहीं उससे सवाल नहीं कर सकता। जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको घेरा गया कि भाई आज आप वो 3 आईएएस बता रहे हैं कि सेक्रेटरी नहीं है और फलाना नहीं है और महिला आरक्षण में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब आपने महिला आरक्षण बिल लाए थे आप, तो तब आपने ये सब क्यों नहीं बताया था? तो उन्होंने कहा आई रिग्रेट। करना पड़ा ना, क्योंकि वो सवाल के सामने थे। अगर वो सवाल के सामने नहीं होते तो बच के चले जाते। अभी समस्या ये हो रही है कि जो इस समय लोग हैं सत्ता में, वो सवाल के सामने नहीं है। तो उन पर अगर ये सवाल जो हम आप कर रहे हैं कि उनके सामने इसी तरह, इसी शिद्दत से, इसी ताकत से जाता, तो निश्चित तौर पर उन्हें वही स्टैंड लेना पड़ता। जैसा करण वर्मा खुद कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं कि उनको राइट विंग माना जाता है, लेकिन उसको बिना किसी शर्त के कंडेम कर रहे हैं। तो ये जवाबदेही जो है, ये ताकत पैदा करती है डेमोक्रेसी में। हमारे यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है और इस गड़बड़ी को प्रश्रय दिया जा रहा है। ये बहुत खराब हो रहा है कि देखिए, लोकतंत्र तो लोकतंत्र के टूल्स से चलेगा। बहुत सारी नई चीजें उसमें आके जुड़ती भले जाएंगी, लेकिन जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो आपको रखने ही होंगे। आपको फ्री प्रेस रखना ही होगा, आपको फ्री जुडिशरी रखनी होगी, आपको एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलाना होगा। ये सब चीजें जब सब ये उस तरह से काम करेंगे, तभी इन सब चीजों पर रोक लगेगी, वरना संसद में गोली चलेगी। अभी तो गाली चली है, फिर अगले चरण में गोली चलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि बाहर निकल, मैं तुम्हें देखता हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, तो अपने सामने जो उनके लड़ रहा था उसकी 1 दर्जन गाड़ियां जलवा दी थी। हमारे समाज में ये समस्या है, हिंसा है, हमारे चारों तरफ है, और उससे बचने का तरीका यही है कि उसकी जवाबदेही हो, कानून का शासन हो, और कानून के शासन का उन नियम कायदों से पालन हो जो संविधान में प्रदत्त है। अगर ये हम इन चीजों में समझौता करते जाएंगे किसी न किसी स्तर पर, तो हम विज्ञान आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट करें। बिल्कुल। शीतल जी, मुझे लगता है कि हमारी इस समय समस्या यही है कि हमारे पास ये स्टैंड नहीं है कि नेतृत्व इस बारे में क्या सोचता है। हमारे पास उसके बारे में भी गलत धारणा है या सही धारणा है कि वो ऐसी चीजों को प्रश्रय देता है। अगर वो सामने आके इसको मना नहीं करेगा तो ये धारणा बड़ी होती जाएगी, और इसका फायदा निश्चित तौर पर उन्हीं के हाथ में जाएगा जो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करके अपनी बात को रखते हैं, और हिंसा जिनका माध्यम। ठीक है, ठीक है राहुल जी, जो बात शीतल जी कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर उन्होंने इशारा किया है। बट मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि एक समय था जब कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज को लेके एक सहमति थी, आम सहमति थी कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे की तीखी से तीखी आलोचना करेंगे। इसी संसद के अंदर राम मनोहर लोहिया भी थे, तमाम लोग थे जो नेहरू की तीखी से तीखी आलोचना करते थे और उस पर लाग लपेट नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद वो एक लक्ष्मण रेखा थी जिसको क्रॉस नहीं कर। आज क्या कारण है कि उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया जा रहा है, साथ ही सांसद को दुश्मन की नजर से देखा जा रहा है? क्या विचारधारा इतनी प्रभावी हो गई है या आपसी रिश्ते इतने खराब हो गए?
या की गुंजाइश नहीं है, कई चीजें एक साथ हो रही हैं, तो भी कहना चाहिए हमें, ही नहीं है। तो अब पीढ़ियों में एक हम देख रहे हैं कि भाई आम लोगों की समाज में हर पीढ़ी के बाद एक क्षरण हमें दिख रहा है, गिरावट आती जा रही है। वो नैतिक आचरण में भी है, वो राजनीतिक आचरण में भी है, सामाजिक आचरण में भी है, व्यक्तिगत आचरण में भी है, ये सब हो रहा है। तो राजनीति उससे बच नहीं सकती, हम जानते हैं। और गाली गलौज भी हमारे समाज का बहुत, मैंने हम सब जानते हैं, सैकड़ों साल से हिस्सा रही है। लेकिन एक जो नई चीज हुई है वो ये कि एक जिसे अब हिंदी में शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, इम्प्यूनिटी हम इसको जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक इम्प्यूनिटी की संस्कृति और माहौल बना हुआ है। अगर एक तरह के लोग, एक पक्ष के लोग कुछ भी कर लें, उनको एक तरह से सात खून माफ हैं, उनको सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई उसकी सजा नहीं मिलेगी, कोई उनका नुकसान नहीं होगा। तो इससे सब दूसरों को भी बढ़ावा मिलता है, उकसावा मिलता है। तो अभी जो शीतल ने बात कही है, जो हम सब लोग कह रहे हैं कि जब तक जो हर पार्टी का नेतृत्व जब तक खुद सामने आके अपनी जवाबदेही स्वीकार न करे, और जहां बिल्कुल इधर उधर किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं हो, ऐसे अपराधों में दो टूक कड़ी बात कहे, ये माने कि हमारे व्यक्ति से, हमारे सदस्य से गलती हुई है और वो बहुत अनुचित है, उसकी निंदा वैसे ही करे जैसे विपक्ष की जाती है, तब तक ये जो इम्प्यूनिटी की संस्कृति है ये जाएगी नहीं, ये भाव नहीं जाएगी जो सबको हिम्मत देती है। तो अभी मैं तो ये सोच रहा था, हमें देखना चाहिए कि सभी अब जो एक पार्टी है बीजेपी है, उसके प्रमुख जो नेता हैं, पहले 5 या 10 नेताओं के ट्विटर हैंडल पे जाके देखना चाहिए, एक्स हैंडल पे, कि उनमें से कितने लोगों ने दो टूक निंदा की है इस घटना की, क्योंकि सामने अभी कोई बहुत ज्यादा आया नहीं है। बिल्कुल। ऐसा राहुल जी, नहीं जो बात आपने कही, राजनाथ सिंह ने उसी समय खड़े होकर कहा कि अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई तो हम रिग्रेट खेद प्रकट करते हैं। क्या ये पर्याप्त है? क्या ये पर्याप्त है? उन्होंने कहा अगर ऐसे कुछ हुआ तो आप देखिए, तो मुझे खेद है। अब खेद में और निंदा में बहुत अंतर है। ये तो वही बात हो गई कि अब कहने को तो कह सकते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि आइंदा ऐसा मत हो। देखो अब इस बार जो उसका मतलब क्या निकल रहा है, देखो तुमने इस बार गड़बड़ की है, ये बहुत गड़बड़ बात है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन अब आइंदा से ऐसा ना हो। ये कोई सजा है, ये कोई बात है? हमें देखना पड़ेगा कि अपराध की प्रकृति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो और हेट स्पीच जिसे कहते हैं हम, उसके ऊपर हमारी न्यायपालिका ने बहुत सारी बातें कही हैं। कोई एक बिल्कुल परिभाषा उस तरह से तो नहीं आई है, लेकिन उसके तमाम उदाहरण हैं और सर्वोच्च न्यायालय के तमाम आदेश हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसको लगभग स्पष्ट कर देते हैं जी। तो संसद के भीतर कानून बनाने वाले लोगों के, बनाने वाले मंच पर एक कानून बनाने वाले की ऐसी अगर भाषा होती है, तो इसके जो व्यापक बृहत्तर प्रभाव इसका समाज पे पड़ेगा, उन लोगों के मन में जिनके मन में पहले से ही दुर्भावना और दुराग्रह और नफरत बसी हुई है, उनको जो हिम्मत मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा, इसकी चिंता कौन करेगा? इसको रोका कैसे जाएगा? तो ये तो जो उनके बड़े हैं और जो सब पार्टियों विचारधाराओं के बड़े हैं, उनके से ही होगा। उन्हीं को ये संदेश देना पड़ेगा, सिग्नल देना पड़ेगा अपने अपने लोगों को कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक न्यूनतम मर्यादा है जिसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, आप इसको उल्लंघन इसका नहीं कर सकते। लेकिन ये संदेश देना बहुत जरूरी है। वो संदेश कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा। आपको वो नहीं दिख रहा। बट अभिज्ञान यहाँ पे एक बड़ी मतलब अद्भुत स्थिति ये थी कि बगल में डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे और उनकी मुस्कुराते हुए या हंसते हुए तस्वीर सबने देखी है। उन्होंने भी इस बारे में आज सुबह जब उनको लगा कि उनका नाम ट्रेंड कर रहा है, तो उन्होंने एक तरीके से अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वो बगल में थे और वो विधुड़ी के सीनियर थे, उसी समय तो उनको रोक देते या उसमें स्माइल नहीं करते। ऐसा क्या था कि वो भी नहीं रोक पाए या नहीं रोकना चाहते? तो क्यों हंस रहे थे वो? क्या ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि विधुड़ी जी के बारे में हम एक राय रखते हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन की एक बड़ी शालीन इमेज है। एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, एक अच्छे मंत्री के तौर पर, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर सब उनको अच्छी तरीके जानते हैं। अभिज्ञान आपको सुना यार, पढ़ रहे आशुतोष? अब
मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ओके। लेट्स स्टार्ट विद हर्षवर्धन। नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, जो भी उनकी पुरानी छवि हो, वो अंततः आते कहाँ से है, पृष्ठभूमि कहाँ है। तो उन्होंने खिलखिलाकर हंसते हुए उन्होंने और रविशंकर प्रसाद ने अपनी पृष्ठभूमि बताई है। जैसे ही इस सांसद ने इन नीचे गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने ठहाकर, अगर अब मजा आ गया इस टाइप से जो वो हंस रहे थे, तो उससे उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि बता दी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। बाकी मैं सबको बहुत गौर से सुन रहा था। राहुल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, जो लीगल ऑब्जर्वेशंस का है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है, और मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा, अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव आने हैं, अभी तो कितने और बिधूड़ियों की जरूरत है। ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और कोई, ये तो बड़े आइडियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। बहुत सही बात कही राहुल जी ने, दिलीप जी ने, सब लोग सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन तो राजनीतिक है। आप खुद ही बता रहे हैं कि एक ट्रोल आर्मी ने फटाफट ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया बिधूड़ी के बोलने की महानता को। तो ये सब कुछ अब एक ऐसा पैटर्न में तब्दील हो चुका है जहां पे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार हैं सियासी लड़ाई लड़ने के। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो इसीलिए मुझे जितने भी रिएक्शंस आए हैं उसमें कुछ भी नया नहीं नजर आया। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि दिलीप चरियन आपको बता देंगे। तो कुछ नहीं है। अच्छा, जिसने ऐसा कहा और किया उनकी तरक्की देख लीजिए। आप खुद ने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया। तो जब गारंटीड सक्सेस है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ठीक है जी। लखनऊ में था, तहजीब की जगह उसे माना जाता है, इससे पुरानी कहावत है। आज के पिछले 25 साल 20 साल में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत बदल गया वहां पे। राहुल जी भी वहीं से हैं और समझेंगे। एक नेता ने हमसे, और बहुत बड़े नेता, छोटे वाले नेता नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछला जीतने के बाद मालूम है आशुतोष क्या कहा था मुझसे? बहुत बड़े नेता, आई एम रिपीटिंग, छोटे नेता नहीं, मुझसे आंख मारते हुए कहा था कि भाई साहब एक बात बताऊं आपको। हमने कहा क्या? करे मुसलमान ना साइकिल भी संभाल के चलाएंगे लखनऊ सड़कों पे। सी दैट इज द मेंटालिटी। अब दिक्कत क्या आती है, क्योंकि दूसरी साइड से भी वैसे ही रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो ओवैसी के लोग हों या कांग्रेस या कोई भी एबीसीडी हो, तो वो वाकई एक्सप्लोजन का काम कर देता है। वो उस बारूद का काम कर देता है जिसकी इन लोगों को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सियासत करने के लिए जरूरत है। मैं चूंकि थोड़ा ज्यादा कहना चाहिए रियलिस्टिक हूं, तो मैं अभी तो फिलहाल इस आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहा हूं कि किन्हीं भी पार्टियों के बड़े नेता आएंगे और आलोचना करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न बिधूड़ी साहब के खिलाफ कुछ होगा। ये धीरे से वक्त के साथ मसला वो निकाल देंगे। बिधूड़ी हैज सर्व्ड द पर्पस, जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। उसका रिएक्शन तो दो बगल में बैठे बड़े वरिष्ठ नेताओं से ही आपने देख लिया। तो नथिंग मोर विल हैपन, ये मेरा अपना जानना है। हाँ, घटनाएं ऐसी जरूर आगे होगी। विज्ञान आपने बहुत परेशान करने वाली बात की। आपने कहा कुछ आगे कुछ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन का बहुत सम्मान करता हूं, अभी भी सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो ट्विटर पे आज लिखा है उसमें कहीं भी इस घटना को लेकर निंदा करने वाली बात नहीं है। मैं पढ़ देता हूं। मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां दो सांसद, देखिए ये शब्द का है, दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह के अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। फिर आगे लिखते हैं, अब मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं, आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदना को ठेस पहुंचाती हो? यह नकारात्मकता से भरी एक द्वेषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्णतः झूठ और मनगढ़ंत कहानियों सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा। पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ साथ अथवा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। चांदनी चौक के ऐतिहासिक, मतलब कहीं भी
दो टूक भाषा में इसकी निंदा नहीं की गई है। और आपने राजनाथ सिंह के आड़ में आप किनारे हो जाते हैं और फिर दानिश अली को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराते हैं जितना आप रमेश बुधूड़ी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी क्या, बहुत संक्षेप में आप 20 सेकंड में हाँ, आपने उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया। एक लाइन उन्होंने ये लिखी कि हंस क्यों रहे थे। रविशंकर जी ने कोई चुटकुला सुनाया था, पीछे से किसी ने कान में कोई चुटकुला सुनाया था, कोई तो कारण होगी, पतलून में कोई बात हो रही होगी, कान में कोई बात हो रही होगी, हमें नहीं पता। तो हम तो नहीं, बट वो हंस क्यों रहे थे, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनको हंसी क्यों आ रही थी, उसका उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, अपना हिस्ट्री उन्होंने बताई है 30 साल की, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैज्ञानिक जो बात अभी आपने कही ना, उसका एक पैराग्राफ और पढ़ के सुना देता हूं, और दिलचस्प है। इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हूं क्योंकि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था। ये ध्यान दीजिए, हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था, जो वास्तव में पूरा सदन ही था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बगल में बैठे हुए कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा था। तो ये जो दिलीप, ये जो स्थिति है कि जो बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं, जो एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, सम्मान जिनका, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता भी अच्छी तरीके से, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और वो जीते थे और मैं दूसरे नंबर पे था। दिलीप, ये जो है कि जो बहुत सेन लोग हैं वो भी खुल के कंडेम करने से पीछे बचते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिलीप, you have to unmute yourself. Dilip, you have to unmute yourself. दिलीप, इसका if you दो allow me कारण a second. जी। एक ये है कि जब दिलीप, कॉम्पिटिटिव Dilip, I think Rahul ji wants to take your permission to make an intervention. जी दिलीप, आई वांट यू टू कमेंट, मतलब मैं चाहूंगा जरा इस पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो इंग्लिश में आया है हर्षवर्धन जी, वो मेरे भी मित्र हैं बहुत पुराने। मुझे मालूम नहीं कि हिंदी वाला मूल है या अंग्रेजी वाला मूल है। तो उसमें आशुतोष बहुत एक रोचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। आई वॉज विटनेसिंग द जगलरी ऑफ वर्ड्स बीइंग यूज्ड बाय बोथ द पार्टी। जगलरी मतलब ये एक बहुत अद्भुत मजेदार शब्द है। तो दिलीप इस पर कुछ भी गौर करेंगे? जी, मैंने भी वो पढ़ा था और मुझे लगता है कि जब ये कॉम्पिटिटिव अब्यूज का माहौल होगा, जैसे करण ने कहा था कि एक तरह से आता है फिर दूसरे तरह से आता है, ये सब नहीं है। क्या होता है कि जब आप एक फिश बोल में है और आप सब गाली गलौज में ही लगे रहते हैं, तो एक को एडवांटेज के लिए और भी शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो इंजन का सबसे ज्यादा पावर उस टाइम यूज होता है, और जब डिसेंट के टाइम है तो वो बहुत जेंटली आता है डिसेंट। तो असेंट के टाइम में ये जो गाली का इस्तेमाल होता है, और जैसे अभिज्ञान ने कहा या किसी और शीतल जी ने कहा था कि अब तो पार्लियामेंट में एक्चुअली लोग एक दूसरे को मारेंगे भी, वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वर्ड्स का जो एस्केलेशन है वो डी एस्केलेशन, जैसे जगलरी हो या ऐसे सेफ वर्ड्स को चूज करके वो साइड से निकल जाने का कोशिश हो रहा है। दूसरी चीज, हमारे जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं 18 से लेके 35 तक, वो ज्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और वहां का जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो शब्द का एक्सपेक्टेशन आज सोफिस्टिकेशन या थोड़ा सा पेशेंस या जेंटलनेस या ह्यूमैनिटी, ये सब शब्द उनके वोकैबुलरी में है ही नहीं। तो हमें वो एक्सपेक्ट करना, एक्चुअली थोड़ा सा अपना एज दिखाना या अपना जो प्रेफरेंस दिखाना यही होगा। मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये एक एस्केलेशन के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पार्टीज ने मेजर करके देख लिया कि एटलीस्ट एक पार्टी ने देखा कि नफरत ही फैलाने में उनका एडवांटेज है।
उनका कोई डिसएडवांटेज नहीं है उसमें से। और जब तक हम उनको इलेक्ट्रल रिजल्ट्स इसी हिसाब से देते रहेंगे तब तक उनका एक्सपेक्टेशन इसी पे चढ़ते जाएगा। बिल्कुल इसी में चढ़ता जाएगा। बट करण, ये चूंकि आपने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये, क्या लोगों को वाकई लगता है या हर्षवर्धन जैसे लोगों को, कि मैंने दोबारा पढ़ने की मेरी इच्छा करे इसको, लेकिन कहीं भी एक शब्द ये नहीं है कि मैं इस घटना की खुलकर निंदा करता हूं। वो बचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। जिस जगलरी का भी राहुल जी ने इस्तेमाल किया, वो पैराग्राफ में फिर पढ़ देता हूं जो हिंदी में है, लगभग उसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ हूं कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोक-झोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था। सच बात तो यह कि शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अगर वो लिख देते कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मुझे गलत समझा गया, क्या लगता है कि अगर इसकी निंदा करेंगे तो जो एक वोट बैंक क्रिएट हो गया है, वो वोट बैंक उनको नाराज हो जाएगा, वो उनको वोट नहीं देगा, वो चुनाव हार सकते हैं। ये मानसिकता है क्या करण? नहीं आशुतोष जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि आर सीनियर एंड रिस्पेक्टेड लीडर श्री राजनाथ सिंह जी हैज ऑलरेडी कंडेम्ड द यूसेज ऑफ अनपार्डनेबल लैंग्वेज। मुझे नहीं लगता हर्षवर्धन जी इस समय वोट बैंक को ताड़ रहे थे। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, मेरा साउंड सिस्टम्स का काम है थोड़ा, इसलिए मैं एक बार फिर सबके सामने स्पेसिफाई कर दूं। डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो पार्लियामेंट का होता है, उसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो साइड्स पे होते हैं, आवाज कम रखी जाती है ताकि एको ना हो। इसीलिए जो लोग हेडफोन लगाते हैं उनको बड़ी स्पष्टता सुनाई देता है जो मेंबर एक्टिव माइक पे बोल रहा हो। जरूरी नहीं है ना उन्होंने, हर्षवर्धन जी ने माइक लगा रखा था उस समय, क्रॉस टॉक होती रहती है जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं जाती है। हो सकता है उन्होंने ना सुना हो, अदरवाइज इट इज बैड पॉलिटिक्स। उनको भी पता है, इतना कैमरा है कि वो अगर हंसते हुए दिखेंगे इतनी भद्दी टिप्पणी पे, उन्हें भी पता है इट विल नॉट गो डाउन वेल। पुराने व्यक्ति हैं, चांदनी चौक के हैं, बहुत माइल्ड मैनर्ड है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलता रहता हूं, जानता हूं उनको। मुझे नहीं लगता आशुतोष जी इनको जरूरत थी इस चीज की, और ये एक सोची समझी साजिश है। इससे मैं डिसएग्री करता हूं अगर आप मुझसे पूछे तो। बाकी सबका अपना अपना उस पर आंकलन हो सकता है, वो बात ठीक है। एक बात है इसमें कि नफरत की जरूरत थी बीजेपी को, मेरा मानना है। हो सकता है कभी रही हो सकता है आगे हो सकता है बाकी पार्टियों को। इस समय बीजेपी को इस कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं थी। इनके पास ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने का एक यूफोरिया था। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक हीरोइक वेलकम पे घूमे, अंदर आए थे, हर तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। कभी चंद्रयान 3, कभी G20, कभी वुमेन रिजर्वेशन बिल। ही डिड नॉट नीड दिस कंट्रोवर्सी। आई कुड हैव एक्सेप्टेड इट कि हो सकता है जब इनका पलड़ा नीचे जा रहा हो, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के लिए इस चीज की आवश्यकता हो, तो मैं फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता। इस समय जो अभिज्ञान जी ने बात कही, मुझे लगता है इस समय इनको जरूरत नहीं थी इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी की। तो मेरे ख्याल से एक सेटबैक ही है, क्योंकि जो चर्चा बीजेपी के अचीवमेंट्स के बारे में हो रही थी इस समय, वो अब चर्चा शिफ्ट कर गई है कि इनकी निंदा होनी चाहिए। इसलिए आई डोंट थिंक ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है हर्षवर्धन जी का या बीजेपी का, ये मेरा चलिए आप बिल्कुल। बट लेकिन राहुल जी ने जो बात कही है, जिस और शीतल जी ने इशारा किया, अगर प्रधानमंत्री जी के यहां से दो टूक शब्दों में आ जाए कि इस तरीके की भाषा स्वीकार नहीं होगी, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, मुझे लगता है इसके बाद से इस तरीके की भाषा आनी बंद हो जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी का पूरा ट्विटर हैंडल देखा, वहां कहीं इस तरीके की बात नहीं कही गई है। और बाकी अखबारों में भी और बाकी जगह भी मैंने उनका कहीं इस तरीके का दो टूक बयान नहीं सुना है। करण, मेरे ख्याल से आशुतोष जी, अगेन दिस इज कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। उन्हें लगता है अगर मैंने मान लिया तो हमारा पलड़ा वीक हो जाएगा। दूसरी साइड ने नहीं माना था, उन्होंने तो क्या क्या बोल दिया, तब नहीं माना। उन्होंने तो सनातन के बारे में क्या बोला, उसके बाद रिग्रेट नहीं जाहिर किया। AIMIM ने क्या क्या बोला, उसके बाद रिग्रेट नहीं किया। अगर मैं रिग्रेट जाहिर कर दूंगा, ये पकड़ लेंगे कि देखो प्रधानमंत्री ने भी अब तो मान लिया, यानी कि बात गलती थी। तो इस जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, जब तक ये नहीं जाएगी, जब तक पीपल डोंट डिवोर्स कॉम्पिटिशन एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, एक मानसिकता में चेंज आया सोशल मीडिया के बाद से, और आज की डेट में मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी इस पे। जब तक एक इलेक्शन पर्सनल एनिमोसिटी से भरा हुआ ना हो जाए, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता। और ये 2012 से ट्रेंड है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित वाज एज पर्सनल एज इट गेट्स। सो वाज नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इन 2014। जब तक आप डोनाल्ड ट्रंप का भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन वाज अ वेरी पर्सनल बैटल। आज की डेट में जब तक वो इमोशंस नहीं राइज हो जाते सोशल मीडिया पे हर तरफ, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं देखने को मिलती। और ये दुर्भाग्यवश है। मेरा मानना है जब तक इसको ऑडियंस नहीं रिजेक्ट करेगी,
पीपल टिल दे डोंट रिजेक्ट कि भाई हमें नहीं करना, ये रिजेक्ट हुई वेस्ट बंगाल में। दीदी और दीदी बोला प्रधानमंत्री ने, इट वाज रिजेक्टेड यूनानिमसली बाय वेस्ट बंगाल। आई थिंक इट वाज अ स्टेप कि भाई यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी जो दिल्ली में चल गई, जो कहीं और चल गई। तो जब तक पब्लिक की तरफ से इसका रिजेक्शन नहीं आएगा, हमें इस तरह के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पर मेरा ये मानना है, एज सच रमेश बिधूरी को सपोर्ट नहीं मिला है इस बार। 45,000 ट्वीट्स आ गए हैं, वो ठीक है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज राइट विंग इकोसिस्टम ने इसकी बुराई ही करी है, चाहे वो टेलीविजन डिबेट्स पे देखूं चाहे और जगह देखूं। ये मेरा मानना है। उम्मीद करते हैं कि जो बात करण ने कही है वो बात पूरी तरीके से सच होगी, और क्योंकि इस तरीके की भाषा किसी भी तरीके से हो, जब सनातन को लेके जब उदयनिधि स्टालिन ने जब जो बयान दिया, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसे किसी बयान की निंदा करता हूं, और इस तरीके के बयान, बेहुदा बयान, इस तरीके के बयान देने का कोई मतलब ही नहीं है। अब वो एक डिस्कोर्स है, मतलब वो हिंदू धर्म के अंदर एक डिस्कोर्स है जो बाबा साहब अम्बेडकर जाके जोड़ता है, लेकिन आज के संदर्भ में इस तरीके की भाषा का कोई मतलब नहीं है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले मतलब हो सकता था, आज उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो उनके सर्वोच्च नेता, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान आना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर कोई करेगा तो फिर हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखिएगा इमीडिएटली जो टेम्परेचर है नीचे चला जाएगा, और सब लोग इस भाषा से बचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने, क्योंकि ये बहस बहुत जरूरी है, विमर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में जिस तरीके से नफरत और एक तरीके से जहर भर जा रहा है, एक दूसरे की जिस तरीके से एनिमोसिटी हो रही है, ये किसी न किसी दिन एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के तरीके से फटेगा, और उसके बाद कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। आज जिनको लगता है कि इस बहाने हम राजनीति करके जीत सकते हैं, वो जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, वो शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।